क्या हम जानते हैं कि राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से देश का 10% से भी ज़्यादा हिस्सा घेरता है और उसकी बनावट भी थोड़ी अलग सी है, एक टेढ़ी मेढ़े चतुर्भुज जैसी। आज हम इसी विशाल और अनोखे राज्य के भूगोल की गहराइयों में उतर रहे हैं। बिल्कुल। आज हम राजस्थान के भूगोल पर बात करेंगे और इसके लिए हमारे पास कुछ जरूरी भौगोलिक नोट्स हैं। अच्छा। ये नोट्स हमें राजस्थान के परिचय, उसकी सीमाओं, जमीनी बनावट, मौसम, मिट्टी, जंगल और जंगली जानवरों, सिंचाई के साधनों, खनिजों, ऊर्जा स्रोतों और खेती-बाड़ी के बारे में काफी जानकारी देते हैं। तो हमारा मकसद है इन नोट से सबसे खास और दिलचस्प बातें निकालकर सामने लाना, ताकि सुनने वालों को राजस्थान की भौगोलिक शक्ल और उसकी खासियतों की एक साफ तस्वीर मिल सके। सही कहा। तो चलिए इस जानकारी के पिटारे को खोलते हैं, लगता है काफी कुछ जानने को मिलेगा। शुरुआत नाम से करते हैं। कहते हैं कि कर्नल जेम्स टॉड ने 1829 में अपनी किताब में पहली बार राजस्थान नाम इस्तेमाल किया था। हाँ। और आज जो राजस्थान हम देखते हैं वो 1 नवंबर 1956 को बना। इसी दिन को राजस्थान स्थापना दिवस के तौर पर मनाया जाता है। हाँ, हालांकि राजस्थान दिवस 30 मार्च को होता है, क्योंकि 1949 में इसी दिन जयपुर को राजधानी बनाया गया था। और 1 नवंबर 1956 वो इसलिए भी खास है क्योंकि इसी दिन राज प्रमुख का पद खत्म करके राज्यपाल का पद शुरू हुआ था। अच्छा, ये बात है। उस समय राज्य में 26 जिले थे, आज 33 हैं। क्षेत्रफल में जैसलमेर सबसे बड़ा है और धौलपुर सबसे छोटा। और मैंने सुना है कुछ जिलों की शक्लें भी अजीब हैं, जैसे सीकर आधा चांद जैसा। हाँ, बिल्कुल। सीकर आधा चांद जैसा, चित्तौड़गढ़ घोड़े की नाल जैसा और राजसमंद तिलक जैसा। ये तो काफी मजेदार बात है ना? बिल्कुल। राजस्थान का कुल एरिया करीब 3,42,000 वर्ग किलोमीटर है, जो इसे भारत का सबसे बड़ा राज्य बनाता है। और दुनिया के नक्शे पर देखें तो ये उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है और भारत में उत्तर पश्चिम दिशा में। इसका फैलाव अगर देखें तो दक्षिण में बांसवाड़ा से लेकर उत्तर में गंगानगर तक और पश्चिम में जैसलमेर से लेकर पूर्व में धौलपुर तक है। सही। कर्क रेखा यानी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, इसके दक्षिणी हिस्से डूंगरपुर और बांसवाड़ा से गुजरती है, बस करीब 26 किलोमीटर। तो इसी वजह से राजस्थान का ज्यादातर हिस्सा उपोष्ण कटिबंध में आता है, यहाँ गर्मी ज्यादा रहती है। हाँ बिल्कुल, गर्मी का प्रभाव ज्यादा रहता है। राज्य की उत्तर से दक्षिण लंबाई 826 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम चौड़ाई 869 किलोमीटर है। ओह अच्छा, यानी चौड़ाई में ज्यादा है। हाँ, चौड़ाई में थोड़ा ज्यादा फैला हुआ है, करीब 43 किलोमीटर। इसकी जमीनी सीमा की कुल लंबाई है 5,920 किलोमीटर। इसमें से एक हिस्सा अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, पाकिस्तान से लगी हुई। हाँ, और बाकी हिस्सा अंतर्राज्य है, जो भारत के दूसरे राज्यों से जुड़ता है। पाकिस्तान के साथ लगने वाली सीमा कितनी लंबी है? पाकिस्तान के साथ लगने वाली 1070 किलोमीटर लंबी सीमा रेडक्लिफ रेखा कहलाती है, जो 1947 में तय हुई थी। ये गंगानगर से शुरू होकर बाड़मेर तक जाती है। इस सीमा पर 4 जिले हैं: गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। और सबसे लंबी सीमा जैसलमेर की है शायद। जी हाँ, जैसलमेर की सर्वाधिक 464 किलोमीटर और सबसे छोटी बीकानेर की 168 किलोमीटर। अच्छा, और भारत के अंदर इसकी सीमा 5 राज्यों से लगती है: पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। जी। सबसे लंबी सीमा मध्य प्रदेश के साथ है, 1600 किलोमीटर, और सबसे छोटी पंजाब के साथ सिर्फ 89 किलोमीटर। सिर्फ 89? ये भी दिलचस्प है कि अजमेर और चित्तौड़गढ़ जैसे जिलों की सीमाएं टूटी हुई हैं, उनके हिस्से अलग अलग हैं। हाँ, खंडित हैं। और कुछ जिले तो 2-2 राज्यों से जुड़े हैं, जैसे हनुमानगढ़ पंजाब और हरियाणा दोनों से, और बांसवाड़ा मध्य प्रदेश और गुजरात दोनों से। गंगानगर और बाड़मेर भी तो ऐसे ही हैं, एक तरफ पाकिस्तान, दूसरी तरफ दूसरा राज्य। बिल्कुल सही। गंगानगर पाकिस्तान और पंजाब से और बाड़मेर पाकिस्तान और गुजरात से जुड़ा है। भौतिक विभागों पर आते हैं। वैसे तो अलग अलग विद्वानों ने इसे कई हिस्सों में बांटा है, पर मोटे तौर पर 4 मुख्य भाग माने जाते हैं, जैसा कि हमारे नोट्स में भी है। हाँ बिल्कुल, 4 मुख्य भाग हैं: अरावली पहाड़ी इलाका, पश्चिमी रेगिस्तान, पूर्वी मैदान और हाड़ौती का पठार। तो पहले अरावली की बात करते हैं। ये तो बहुत पुरानी पर्वत श्रृंखला है ना? जी, दुनिया की सबसे पुरानी मोड़दार पहाड़ियों में से एक है। ये प्री कैम्ब्रियन युग में बनी थी। अब तो हजारों सालों के कटाव के बाद ये घिसकर अवशिष्ट पर्वत जैसी रह गई है। इसमें ग्रेनाइट और क्वार्ट्जाइट जैसी चट्टानें मिलती हैं। ये गुजरात से दिल्ली तक फैली है, लेकिन इसका सबसे ज्यादा हिस्सा राजस्थान में है।
सिरोही से खेतरी तक। हाँ, करीब 80% हिस्सा लगभग 550 किलोमीटर राजस्थान में ही है। ये राज्य के लगभग 9% हिस्से पर फैली है और यहाँ करीब 10% आबादी रहती है। अच्छा, तो ये अरावली राजस्थान के लिए इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? ये बहुत महत्वपूर्ण है। अरावली आप कह सकती हैं राजस्थान को लगभग 2 हिस्सों में बांटती है। ये एक जल विभाजक का काम करती है। जल विभाजक मतलब इसके पश्चिम में बहने वाली नदियां अरब सागर की तरफ जाती हैं और पूर्व वाली बंगाल की खाड़ी की तरफ। और ये मॉनसून की हवाओं को भी प्रभावित करती हैं। इसकी सबसे ऊंची चोटी वो सिरोही में गुरु शिखर है, 1722 मीटर ऊंची। माउंट आबू जो एक मशहूर हिल स्टेशन है, वो यहीं बसा सबसे ऊंचा शहर है। यहाँ कई पठार भी हैं, जैसे सिरोही में उड़िया पठार। हाँ, उड़िया पठार राज्य का सबसे ऊंचा पठार है और उदयपुर कुंभलगढ़ के बीच भोराट पठार भी है। इन पहाड़ियों के बीच से निकलने के रास्ते भी हैं, जिन्हें स्थानीय भाषा में नाल कहते हैं। नाल जैसे देसूरी की नाल पाली में या केवड़ा की नाल उदयपुर में। अच्छा, अब आते हैं पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश पर, मतलब थार का रेगिस्तान। कहते हैं कि करोड़ों साल पहले यहाँ समुद्र था, टेथिस सागर। हाँ, भूगर्भीय प्रमाण तो यही बताते हैं। यहाँ मिलने वाले समुद्री जीवाश्म और खारे पानी की झीलें इसी बात का सबूत है। ये राज्य के सबसे बड़े हिस्से, करीब 61% क्षेत्रफल पर फैला है, लेकिन यहाँ आबादी सिर्फ 40% ही रहती है। जाहिर है रेगिस्तानी इलाका है। बिल्कुल। जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर जैसे बड़े जिले इसी में आते हैं। यहाँ मिट्टी रेतीली है और मौसम बेहद सूखा या कम सूखा रहता है। लूनी यहाँ की मुख्य नदी है। और इंदिरा गांधी नहर, वो तो इस इलाके के लिए बहुत जरूरी हो गई है। हाँ, वो जीवन रेखा बन गई है। लोगों का मुख्य काम पशुपालन है। यहाँ के पेड़ पौधे भी खास होते होंगे। हाँ, यहाँ उगने वाले पेड़ पौधों को मरुद्भिद कहते हैं, यानी जो कम पानी में जी सकें। कहीं कहीं नकलिस्तान भी मिलते हैं, यानी हरे भरे छोटे इलाके। सेवण जैसी पौष्टिक घास भी यहाँ उगती है। और थार का घड़ा और रेगिस्तान का जल महल। हाँ, जैसलमेर का चंदन नलकूप थार का घड़ा कहलाता है और बाड़मेर का बाटाडू कुआं रेगिस्तान का जल महल। और एक दिलचस्प बात यह है कि ये दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी और जैव विविधता वाला मरुस्थल है। अच्छा, ये तो कमाल की बात है। इस रेगिस्तान को भी मतलब 2 हिस्सों में बांटा गया है, बारिश के आधार पर। हाँ, 25 सेंटीमीटर सालाना बारिश की रेखा इसे 2 हिस्सों में बांटती है। बिल्कुल सूखा रेतीला मरुस्थल और थोड़ा कम सूखा यानी अर्धशुष्क प्रदेश, जिसे बांगर भी कहते हैं। सूखे रेतीले मरुस्थल में तो रेत के टीले ही टीले होंगे, जिन्हें बालू का स्तूप कहते हैं। हाँ बिल्कुल, हवा से बनते हैं ये। इनमें बरखान नाम के टीले सबसे खास हैं। वो आधे चांद जैसे होते हैं और हवा के साथ जगह बदलते रहते हैं। ये काफी नुकसान भी पहुंचाते हैं। कुछ इलाके पथरीले भी हैं जहाँ टीले नहीं है, जैसे पोखरण के पास। यहीं जैसलमेर में आकलवुड फॉसिल पार्क है, जहाँ करोड़ों साल पुराने लकड़ी के जीवाश्म मिले हैं। अच्छा, वो फॉसिल पार्क यही है? जी, टीलों के बीच नीची जमीन को रण कहते हैं और यहीं लाठी सीलीज नाम की एक जमीन के नीचे पानी की पट्टी है, जहां सेवण घास खूब उगती है। और अर्धशुष्क या बांगर प्रदेश, जो अरावली और सूखे रेगिस्तान के बीच है, उसके भी हिस्से हैं? हाँ, उसके 4 हिस्से माने जाते हैं। पहला, घग्गर नदी का मैदान जो गंगानगर हनुमानगढ़ में है। दूसरा, शेखावाटी इलाका सीकर चूरू झुंझुनू वाला, जहां नदियां समुद्र तक नहीं पहुंच पाती, जमीन में ही खो जाती हैं। यहाँ कच्चे कुओं को जोहड़ कहते हैं। अच्छा, जोहड़। तीसरा है नागौर की ऊंची जमीन जो थोड़ी बंजर है और यहाँ सांभर डीडवाना जैसी खारे पानी की कई झीलें हैं। और चौथा है लूनी नदी का बेसिन, जिसे गोडवाड़ प्रदेश भी कहते हैं। ठीक है, अब रेगिस्तान से निकलकर चलते हैं पूर्वी मैदानी प्रदेश की ओर। यह राज्य के लगभग 23% हिस्से पर फैला है और यहाँ सबसे ज्यादा घनी आबादी रहती है, करीब 39%। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि ये इलाका नदियों द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी से बना है, जो खेती के लिए बहुत उपजाऊ है। इसे गंगा यमुना के मैदान का ही हिस्सा माना जाता है। तो जमीन उपजाऊ है। जी, इसके भी 3 मुख्य भाग हैं। पहला, चंबल नदी का बेसिन, जहां नदी ने जमीन को काट काट कर गहरे खड्डे और बीहड़ बना दिए हैं, खासकर कोटा, सवाई माधोपुर, धौलपुर में। हाँ, चंबल के बीहड़ तो सुने हैं। दूसरा है माही बेसिन, जो दक्षिणी राजस्थान में है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच का इलाका छप्पन का मैदान कहलाता है। छप्पन का मैदान? हाँ, और तीसरा है बनास नदी और उसकी सहायक नदियों से बना मैदान। समझ गई।
चौथा और आखिरी भौतिक विभाग है हाड़ौती का पठार। ये दक्षिण पूर्व में है। जी, राज्य के दक्षिणी पूर्वी कोने में ये करीब 7% क्षेत्रफल घेरता है और यहाँ 11% आबादी रहती है। यहाँ की मिट्टी काली है, जो कपास की खेती के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। अच्छा, काली मिट्टी। और मौसम? मौसम भी यहाँ काफी नम रहता है। ये इलाका विंध्याचल पर्वत श्रृंखला का ही एक हिस्सा है। यहाँ बूंदी और मुकुंदरा की अर्धचंद्राकार पहाड़ियां हैं। मुकुंदरा हिल्स तो अब एक नेशनल पार्क भी है। हाँ, सुना है। ये पूरा संभाग अपनी नदियों, जंगलों और हरियाली के लिए जाना जाता है। एक खास बात और, यहाँ ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट नाम की एक बड़ी भूगर्भीय दरार भी है, जो बूंदी सवाई माधोपुर से गुजरती है। ओके, तो ये थी राजस्थान की जमीनी बनावट। अब जरा यहाँ के मौसम यानी जलवायु की बात करें। कुल मिलाकर कैसा मौसम रहता है यहाँ? कुल मिलाकर यहाँ का मौसम सूखा या कम नमी वाला मानसूनी कह सकते हैं। और इसे कौन सी चीजें प्रभावित करती हैं? अरावली का इसमें बड़ा हाथ होगा? हाँ बिल्कुल, कई चीजें हैं। एक तो इसकी लोकेशन, कर्क रेखा के पास होने से गर्मी ज्यादा। दूसरा, समुद्र से दूरी, जिससे मौसम में नमी कम रहती है। तीसरा, जमीन की ऊंचाई, जैसे माउंट आबू ऊंचाई के कारण ठंडा है। और चौथा, और शायद सबसे जरूरी, अरावली पहाड़ियों की दिशा। वो कैसे? क्या है ना, ये मानसून की अरब सागर वाली शाखा के समानांतर पड़ती हैं, तो उसे रोक नहीं पाती और पश्चिमी राजस्थान सूखा रह जाता है। हाँ, बंगाल की खाड़ी वाली शाखा को ये थोड़ा रोकती हैं, जिससे पूर्वी राजस्थान में ज्यादा बारिश होती है। अच्छा, ये बच्चों। तो बहुत बड़ा फैक्टर है। जी। फिर रेतीली मिट्टी भी जल्दी गर्म और ठंडी होकर मौसम पे असर डालती है और पेड़ पौधों की कमी से भी सूखापन बढ़ता है। तो यहाँ की जलवायु की खासियतें हुई ज्यादातर सूखापन, कम और अनियमित बारिश, और ज्यादातर बारिश जून से सितंबर के बीच होना। सर्दियों में यहाँ मावट नाम की बारिश होती है। वो कहाँ से आती है? मावट वो भूमध्य सागर से उठने वाले पश्चिमी विक्षोभों के कारण होती है। ये सर्दियों में होती है और रबी की फसल, खासकर गेहूं और चने के लिए अमृत की तरह होती है। इसीलिए इसे सुनहरी बूंदे भी कहते हैं। बिल्कुल सही, सुनहरी बूंदें। मुख्य मौसम कौन कौन से हैं? गर्मी, बारिश, सर्दी? हाँ, 3 मुख्य मौसम। गर्मी मार्च से जून, जिसमें दिन गर्म, रातें ठंडी, धूल भरी आंधी और गर्म हवा, लू चलती है। फिर बारिश का मौसम जून से सितंबर। औसत बारिश बहुत ज्यादा नहीं, करीब 51 सेंटीमीटर। सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होती है? सबसे ज्यादा बारिश झालावाड़ जिले और माउंट आबू में होती हैं, और सबसे कम जैसलमेर जिले और सम गांव में। और फिर सर्दी अक्टूबर से फरवरी, जो ज्यादातर सूखी रहती है सिवाय मावट के, और कभी-कभी शीतल लहर भी चलती है। वैज्ञानिकों ने भी तो राजस्थान की जलवायु को बांटा होगा। हाँ, कोपेन और थॉर्नथ्वेट जैसे विद्वानों ने इसे 4 मुख्य जलवायु प्रदेशों में बांटा है, जो मोटे तौर पर बताते हैं कि कौन सा इलाका कितना सूखा या नम है। मतलब पश्चिमी भाग सबसे सूखा मरुस्थलीय, अरावली के पश्चिम का भाग अर्धशुष्क, अरावली के पूर्व का भाग उप आर्द्र और दक्षिणी भाग आर्द्र है। ठीक है, जलवायु के बाद अब मिट्टी की बात करते हैं। मिट्टी का मिजाज कैसे पता चलता है? मिट्टी का मिजाज उसके पीएच मान से पता चलता है। 7 पीएच वाली मिट्टी सबसे अच्छी, मतलब उदासीन होती है। 7 से कम वाली अम्लीय और 7 से ज्यादा वाली क्षारीय या खारी होती है। और खारी मिट्टी को सुधारने के लिए जिप्सम डालते हैं? हाँ, जिप्सम डाला जाता है। राजस्थान में किस तरह की मिट्टियां ज्यादा मिलती हैं? यहाँ कई तरह की मिट्टियां हैं, इलाके के हिसाब से बदलती हैं। पश्चिमी राजस्थान में तो रेतीली या बलुई मिट्टी है, जिसमें पानी ज्यादा देर नहीं टिकता। ये किस फसल के लिए ठीक है? ये बाजरा, मोठ जैसी फसलों के लिए ठीक है। अरावली के पश्चिम में थोड़ी भूरी रेतीली मिट्टी मिलती है। अरावली के आसपास के जिलों जैसे भीलवाड़ा, सवाई माधोपुर में लाल पीली मिट्टी है। और दक्षिण में? दक्षिणी राजस्थान जैसे उदयपुर, डूंगरपुर में कहीं लाल काली तो कहीं लाल लोमी मिट्टी मिलती है, जो मक्का और कपास के लिए अच्छी है। हाड़ौती क्षेत्र मतलब कोटा, बूंदी, वहाँ की खासियत है मध्यम काली मिट्टी, जिसे रेगुर भी कहते हैं। रेगुर? ये कपास के लिए अच्छी होती है ना? जी हाँ, कपास के लिए बहुत उपजाऊ मानी जाती है। और पूर्वी मैदानों में नदियों द्वारा लाई गई कछारी या जलोढ़ मिट्टी मिलती है, जो सबसे ज्यादा उपजाऊ है। गेहूं, सरसों, सब्जियों के लिए उत्तम। और कुछ इलाकों में लवणीय मिट्टी भी है, जो अच्छी नहीं होती। हाँ, लवणीय मिट्टी भी है, वो खेती के लिए अच्छी नहीं होती।
मिट्टी से जुड़ी कुछ समस्याएं भी हैं यहाँ, जैसे जमीन का कटना। हाँ, चंबल के इलाके में पानी से जमीन का कटाव, जिसे अवनालिका अपरदन कहते हैं, वो एक बड़ी समस्या है। वहीं पश्चिमी राजस्थान में हवा से मिट्टी का कटाव होता है। और वो सेम की समस्या? हाँ, ज्यादा सिंचाई वाले इलाकों, खासकर इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र में सेम की समस्या हो जाती है, यानी जमीन में पानी भर जाता है और वो दलदली हो जाती है। मिट्टी और पानी पर रिसर्च के लिए जोधपुर में केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान मतलब CAZRI काम करता है। चलिए अब जरा यहाँ के वन्य जीव और अभयारण्यों पर आते हैं। सुना है राजस्थान वन्य जीवों के मामले में काफी समृद्ध है। बिल्कुल, वन्य जीवों की संख्या के मामले में असम के बाद राजस्थान का दूसरा स्थान है। यहाँ वन्य जीव संरक्षण कानून 1972 से लागू है। राज्य में 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं, 26 वन्य जीव अभयारण्य, कई आखेट निषिद्ध क्षेत्र और मृगवन भी हैं। और टाइगर प्रोजेक्ट्स भी हैं? हाँ, बाघों के संरक्षण के लिए 3 टाइगर प्रोजेक्ट चल रहे हैं, रणथंबोर, सरिस्का और मुकुंद्रा हिल्स। कैलाश सांकला जी को टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, वो यहीं के थे। राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से? रणथंभौर तो सबसे पहला है शायद। हाँ, रणथंबोर सवाई माधोपुर पहला राष्ट्रीय उद्यान और देश के पहले टाइगर प्रोजेक्ट्स में से एक है। इसे भारतीय बाघों का घर कहते हैं। दूसरा है केवलादेव घना भरतपुर। पक्षियों का स्वर्ग, जहां साइबेरियन सारस आते हैं। बिल्कुल, पक्षियों का स्वर्ग और यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भी शामिल है। तीसरा है मुकुंद्रा हिल्स, कोटा झालावाड़, जो हाल ही में बना है। और कुछ खास अभयारण्य? सरिस्का का नाम भी सुना है। हाँ, सरिस्का अलवर वो दूसरे टाइगर प्रोजेक्ट के लिए जाना जाता है और वहां हरे कबूतर भी मिलते हैं। राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर बाड़मेर क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है और ये गोडावन जो राज्य पक्षी है उसका घर है। यहीं आकलवुड फॉसिल पार्क भी है। अच्छा, गोडावन के लिए खास है ये। जी। कुंभलगढ़ राजसमंद उदयपुर पाली भेड़ियों के लिए जाना जाता है। सीता माता प्रतापगढ़ उड़न गिलहरी के लिए मशहूर है। ताल छापर चूरू काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है और माउंट आबू अभयारण्य जंगली मुर्गों और एक खास पौधे डिक्लिप्टेरा आबुएंसिस के लिए जाना जाता है। वाह, काफी विविधता है। अब बात करते हैं पानी की, यानी सिंचाई परियोजनाओं की। रेगिस्तानी राज्य होने के नाते ये तो बहुत जरूरी होंगी। बिल्कुल, पानी यहाँ बहुत कीमती है। वैसे राज्य की पहली नहर गंग नहर 1927 में ही बन गई थी। अच्छा, काफी पुरानी है। जी। आज सबसे ज्यादा नहरों से सिंचाई गंगानगर हनुमानगढ़ में होती है, जबकि जयपुर में कुओं से और भरतपुर में नलकूपों से। भीलवाड़ा में तालाबों से भी सिंचाई होती है। कुछ बड़ी परियोजनाएं कौन सी हैं? शायद दूसरे राज्यों के साथ मिलकर भी बनी है। हाँ, कई राज्यों के साथ मिलकर बनी कुछ बड़ी परियोजनाएं हैं, जैसे पंजाब हरियाणा के साथ भाखड़ा नांगल परियोजना जो सतलज नदी पर है। मध्य प्रदेश के साथ मिलकर चंबल घाटी परियोजना, जिस पर गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और कोटा बैराज जैसे बांध बने हैं। गुजरात के साथ मिलकर माही बजाज सागर परियोजना जो माही नदी पर है और आदिवासी इलाके के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और राजस्थान की अपनी खास परियोजनाएं? इंदिरा गांधी नहर का नाम तो बहुत सुना है। हाँ, इसमें सबसे बड़ा नाम है इंदिरा गांधी नहर परियोजना IGNP, जिसे राजस्थान की मरु गंगा या जीवन रेखा कहते हैं। ये पंजाब में सतलज व्यास संगम पर बने हरी के बैराज से निकलती है और पश्चिमी राजस्थान के कई जिलों की प्यास बुझाती है और खेती में मदद करती है। ये दुनिया की सबसे बड़ी नहरों में से है। हाँ, दुनिया की सबसे बड़ी सिंचाई नहरों में से है। फिर बनास नदी पर बना बिसलपुर बांध है, जो जयपुर, अजमेर, टोंक जैसे शहरों को पीने का पानी सप्लाई करने वाली सबसे बड़ी परियोजना है। और सबसे ऊंचा बांध? प्रतापगढ़ में जाखम नदी पर बना जाखम बांध राज्य का सबसे ऊंचा बांध है। नर्मदा नहर एक और खास परियोजना है जिससे जालौर और बाड़मेर को पानी मिलता है और इसमें फव्वारा सिंचाई मतलब स्प्रिंकलर इरिगेशन जरूरी है। अच्छा, फव्वारा सिंचाई अनिवार्य है उसमें, ठीक है। पानी के बाद अब जमीन के नीचे छिपे खजाने यानी खनिजों की बात करते हैं। राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहा जाता है, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ लगभग हर तरह के खनिज मिलते हैं। देश में सीसा जस्ता, चांदी, संगमरमर, टंगस्टन, जिप्सम, रॉक फॉस्फेट जैसे कई खनिजों के उत्पादन में राजस्थान पहले नंबर पे है। पहले नंबर पे? जी। कुछ खनिज जैसे वॉलिस्टोनाइट, जैस्पर, गार्नेट, तांबड़ा तो लगभग 100% यही मिलते हैं, मतलब एकाधिकार है। खनिज भंडारण और उत्पादन मूल्य के हिसाब से ये देश में दूसरे स्थान पर है। और हाल ही में यूरेनियम मिलने की भी खबर थी। हाँ, हाल ही में सीकर, भीलवाड़ा और उदयपुर में यूरेनियम के भंडार मिलने की भी खबर आई है। कौन से खनिज कहाँ ज्यादा मिलते हैं? तांबा तो खेतरी में मिलता है ना? हाँ, तांबा खेतरी, झुंझुनू और अलवर में मिलता है।
खेतड़ी तो हजारों सालों से तांबे के लिए मशहूर है। लौह अयस्क जयपुर और उदयपुर के पास मिलता है। सीसा जस्ता उदयपुर, जावर, भीलवाड़ा, रामपुरा आगुचा और राजसमंद राजपुरा दरीबा में प्रमुखता से मिलता है। हिंदुस्तान जिंक यहीं काम करती है। हाँ, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड यहीं काम करती है। टंगस्टन नागौर डेगाना में मिलता है, सोना बांसवाड़ा में। अभ्रक के लिए भीलवाड़ा मशहूर है, यहाँ अभ्रक की ईंटें भी बनती हैं। और वो खनिज जिनका नाम ज्यादा सुनने में आता है, जैसे जिप्सम, रॉक फॉस्फेट, संगमरमर, ये कहाँ मिलते हैं? जिप्सम नागौर और बीकानेर जैसलमेर में खूब मिलता है। ये सीमेंट और प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने में काम आता है। रॉक फॉस्फेट उदयपुर झामर कोटरा में मिलता है और खाद बनाने के लिए जरूरी है। और संगमरमर? संगमरमर तो राजस्थान की पहचान है, मकराना का सफेद संगमरमर, जिससे ताजमहल बना है। बिल्कुल। जयपुर के पास भांसलाना का काला, उदयपुर का हरा, धौलपुर का लाल, जैसलमेर का पीला कई रंगों का मिलता है। सबसे ज्यादा उत्पादन राजसमंद में होता है और एशिया की सबसे बड़ी मार्बल मंडी किशनगढ़ अजमेर में है। अच्छा, मार्बल मंडी किशनगढ़ में है। और ग्रेनाइट? ग्रेनाइट के लिए जालोर शहर ग्रेनाइट सिटी कहलाता है। इनके अलावा फेल्सपार, एस्बेस्टॉस, लिग्नाइट कोयला, मुल्तानी मिट्टी जैसे कई और खनिज भी यहाँ मिलते हैं। कमाल है, सच में अजायब घर है। खनिजों के बाद अब ऊर्जा संसाधनों पर आते हैं। क्या राजस्थान ऊर्जा के मामले में भी आगे है? तेल और गैस मिली है यहाँ? हाँ, हाल के सालों में यहाँ पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के बड़े भंडार मिले हैं, खासकर बाड़मेर सांचौर बेसन में। मंगला, भाग्यम, ऐश्वर्या नाम के तेल क्षेत्र यही हैं। और वो हीटेड पाइपलाइन? हाँ, यहाँ से गुजरात तक दुनिया की सबसे लंबी हीटेड पाइपलाइन बिछाई गई है ताकि गाढ़ा तेल आसानी से भेजा जा सके। जैसलमेर में प्राकृतिक गैस के कुएं मिले हैं। ये तो परंपरागत स्रोत हुए। गैर परंपरागत ऊर्जा जैसे सौर या पवन ऊर्जा का क्या हाल है? राजस्थान में तो धूप बहुत होती है। बिल्कुल, इस मामले में राजस्थान देश में अग्रणी है। यहाँ धूप और तेज हवाएं खूब रहती हैं। सौर ऊर्जा की तो अपार संभावनाएं हैं, इसीलिए जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर को सोलर एनर्जी एंटरप्राइज जोन घोषित किया गया है। पहला सोलर प्लांट कहाँ लगा था? जोधपुर के पास मथानिया में पहला सौर ऊर्जा प्लांट लगा था। पवन ऊर्जा का पहला संयंत्र जैसलमेर के अमर सागर में 1999 में लगा था। अब तो कई जगहों पर पवन चक्कियां दिख जाती हैं। और परमाणु ऊर्जा? परमाणु ऊर्जा पर भी काम हो रहा है। रावत भाटा चित्तौड़गढ़ में देश का दूसरा परमाणु बिजली घर कनाडा के सहयोग से 1973 में ही बन गया था। और बायोमास पर भी काम चल रहा है। राज्य की संस्था RERC, राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉर्पोरेशन, इस काम को देखती है। अच्छा, अब आखिर में बात करते हैं खेतीबाड़ी की। राज्य की ज्यादातर आबादी तो खेती पर ही निर्भर होगी। हाँ, करीब 70% लोग खेती से जुड़े हैं। हालांकि सिंचित जमीन केवल 30% ही है। फिर भी राजस्थान बाजरा और सरसों के उत्पादन में देश में नंबर 1 है। बाजरा और सरसों में नंबर 1? जी, धनिया, जीरा, मेथी जैसी मसाला फसलों में भी आगे है। गंगानगर जिले को तो अन्न का कटोरा कहते हैं, क्योंकि वहाँ गेहूं और चावल भी खूब होता है। एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म भी वही सूरतगढ़ में है। क्या यहाँ कुछ खास तरह की फसलें या तकनीकें भी अपनाई जा रही हैं? हाँ, कुछ नई चीजें भी हो रही हैं। जैसे होहोबा या जोजोबा नाम का पौधा, जो मूलतः रेगिस्तानी है, इजराइल की मदद से उगाया जा रहा है। इसका तेल होशीनों और कॉस्मेटिक्स में काम आता है। अच्छा। रतन जोत यानी जेट्रोफा से बायोडीजल बनाने की कोशिश हो रही है। जैतून की खेती भी शुरू की गई है। पानी बचाने के लिए ड्रिप सिंचाई जैसी इजरायली तकनीकें अपनाई जा रही हैं। यहाँ कृषि से जुड़े कुछ रिसर्च सेंटर भी हैं। सरसों का सेंटर सुना था मैंने। हाँ, भरतपुर के सेवर में राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र है। अजमेर के तबीजी में राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र है और जोधपुर के मंडौर में बाजरा अनुसंधान केंद्र। और कुछ इलाके अपनी खास पैदावार के लिए मशहूर है, जैसे संतरों के लिए। हाँ, झालावाड़ का झालरा पाटन संतरों के लिए राजस्थान का नागपुर कहलाता है और पाली की सोजत मेहंदी के लिए दुनिया भर में जानी जाती है। सोजत की मेहंदी, बिल्कुल। तो ये थी राजस्थान के भूगोल की एक झलक जो हमें मिले नोट्स पर आधारित थी। हमने देखा कि कैसे यहाँ एक तरफ विशाल रेगिस्तान है तो दूसरी तरफ पुरानी पहाड़ियाँ, कहीं उपजाऊ मैदान है तो कहीं पठार, मौसम भी अलग अलग, ज़मीन के नीचे खनिजों का भंडार और खेती से लेकर नई ऊर्जा तक, मतलब बहुत कुछ है यहाँ। तो इन सब का क्या मतलब निकलता है? इसका मतलब यह है कि राजस्थान भौगोलिक रूप से बहुत विविधताओं वाला प्रदेश है। अरावली पर्वतमाला वो एक धुरी की तरह है जो यहाँ के मौसम, नदियों, मिट्टी और संसाधनों के बंटवारे को तय करती है। थार का रेगिस्तान भले ही कठोर हो, लेकिन वो भी जीवन और खासकर सौर और पवन ऊर्जा जैसे भविष्य के संसाधनों से भरा है।
ये सारी चीजें मिलकर इस राज्य की चुनौतियों और संभावनाओं को आकार देती हैं। इस भौगोलिक सफर में हमारे साथ रहने के लिए धन्यवाद। और अंत में एक विचार, हमने देखा कि पानी के संसाधन यहाँ कितने अहम और कम हैं। वहीं दूसरी तरफ सूरज और हवा से ऊर्जा बनाने की अपार क्षमता है। तो आने वाले समय में राजस्थान का भूगोल सतत विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की राह पर इसे कैसे आगे ले जाएगा या क्या मुश्किलें खड़ी करेगा, इस पर सोचिएगा जरूर।